हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस का तीसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम जीके और जीएस के हम 2 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 2 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इन 2 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और इस जीके और जीएस के तीसरे मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस जीके और जीएस के तीसरे मॉडल पेपर के अंदर जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तीसरे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इन चारों में से क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर देखिए पहले के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी, यानी कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नर्मदा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि नर्मदा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन और पुलकेशिन प्रथम के मध्य है, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन और पुलकेशिन तृतीय के मध्य है, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखो पूछा गया है आपसे कि नर्मदा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो नर्मदा का युद्ध है ये हुआ था हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है बहलोल लोदी। तो इन चारों में से क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए जिस भी अभ्यर्थी ने इस प्रश्न के अंदर राइट आंसर बताया है ऑप्शन बी, तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो तीसरे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन है? ऑप्शन ए है भालचंद्र भास्कर, ऑप्शन बी है अभय सिंह धोनी, ऑप्शन सी है क्रिस धान और ऑप्शन डी है अवनी लेखरा। तो यहाँ पर भाई पुरस्कार से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो जल्दी से बताइए चौथे के अंदर करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि भारत का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन है। तो यहाँ पर देखिए चौथे के अंदर जिसने भी ऑप्शन ए को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है भालचंद्र भास्कर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन है? तो इन चारों में से जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में दिया गया है नीरज कुमार, ऑप्शन बी में दिया गया है विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन सी में दिया गया है नीरज चोपड़ा और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे के अंदर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता है विश्वनाथ आनंद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे के अंदर सभी का ऑप्शन पांचवे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है एथलीट, ऑप्शन सी है फुटबॉल और ऑप्शन डी है टेबल टेनिस।
तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे के अंदर ऑप्शन है सी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं तो उन सभी में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1190 में, ऑप्शन बी है 1193 में, ऑप्शन सी है 1120 में, और ऑप्शन डी है 1191 में। तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इस 7वें प्रश्न के अंदर। तो यहाँ पर देखिए जिस भी अभ्यर्थी ने कमेंट सेक्शन के अंदर डी को चूज किया है या डी कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो कौन बताएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो सभी को बताना है कि त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था ईमानदारी से। तो याद रखना त्राइन का जो दूसरा युद्ध है वो हुआ था 1192 में, ठीक है, इसको आप याद रखना। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था 1191 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया गया प्रथम कानून कौन सा है। तो जल्दी से बताइए। यहाँ पर आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया गया प्रथम कानून कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 1773 का रेगुलेट एक्ट कानून है, ये पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रथम कानून बनाया गया था, वो था 1773 का रेगुलेट एक्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इस प्रश्न को आप नोट कर लो। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है ये और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है कि भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस मौली, और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए इन चारों में से क्या होगा करेक्ट आंसर है। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि भारत का प्रथम कानून मंत्री था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है रूस से, ऑप्शन बी है जापान से, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया से, और ऑप्शन डी है ब्रिटेन से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। पूछा गया है कि भारत के संविधान में या भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो लिए गए हैं रूस से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है हरियाणा में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश में, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हुआ था
पंजाब में। तो सभी के सभी अभ्यर्थी 11वीं में करेक्ट आंसर कर लेंगे ऑप्शन है ए। और यदि देखो ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो और आपके जितने भी दोस्त हैं जो एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। और ये आपको इस वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं, ताकि आपको इससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है जापान से, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया से, ऑप्शन सी है ओमान से और ऑप्शन डी है ब्रिटेन से। तो जल्दी से बताइए भाई साहब इसके अंदर क्या होगा करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 12वां और पूछा गया है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें के अंदर सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं ब्रिटेन से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें के अंदर सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस प्रश्न का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस प्रश्न को भी आप नोट कर लो फटाफट से। पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है? तो कौन सा है? तो देखो 13वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है टेहरी बांध। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे 13वें के अंदर सभी के सभी ऑप्शन है सी, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो जल्दी से बताइए भाई इन चारों में से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। पूछा गया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है डी। और यहाँ पर देखो एक प्रश्न और बनता है, यहीं से पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अब यहाँ पर आपको कमेंट करना है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है कावेरी नदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर 15वें के अंदर है। पूछा गया है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर देखो आपसे भारत की नहीं पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें में सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। और भारत की पूछता तो मैंने अभी आपसे बताया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है। और इसका यानी कि कितने किलोमीटर की है या कितनी लंबी है तो वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो क्या करना है, इस 16वें प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। चाहे कहीं से भी सर्च करो लेकिन यहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर बताना है। पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है मूर्ति पूजा पर, ऑप्शन बी है बाल विवाह पर, ऑप्शन सी है सती प्रथा पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर क्या की थी? रोक लगाई थी। तो 17वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
राजा राम मोहन राय को राजा कहकर किसने पुकारा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए बताना है आपको कि राजा राम मोहन राय को राजा कहकर किसने पुकारा था। ऑप्शन ए है अकबर प्रथम ने, ऑप्शन बी है बाबर द्वितीय ने, ऑप्शन सी है हुमायूं ने और ऑप्शन डी है अकबर द्वितीय ने। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर है? तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है डी, यानी कि राजा राम मोहन राय को राजा कहकर पुकारा था अकबर द्वितीय ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक थे? ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज के, ऑप्शन बी है आर्य समाज के, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए 19वीं के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो दयानंद सरस्वती थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 19वीं के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि राजा राम मोहन राय किस समाज के संस्थापक थे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना जो राजा राम मोहन राय थे वो थे आर्य समाज के संस्थापक। ठीक है, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है वर्धमान, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी है राहुल और ऑप्शन डी है करण। तो इन चारों में से क्या होगा करेक्ट आंसर है? तो इस प्रश्न का आंसर तो 99% बच्चे जानते हैं कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन है बी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें के अंदर सभी का ऑप्शन है 20वें के अंदर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हमने जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 18+ प्रश्न सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ शाम को 6 बजे।